हाँ जी, तो हम चैप्टर 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने चैप्टर 1 में कल क्या क्या चीजें पढ़ी थी, बताओ। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, धंधा। बिजनेस में हम क्या डालते हैं और क्या मिलता है, इनपुट्स क्या होते हैं। जोर से बोलो, रिकॉर्डिंग में आंसर्स की आवाज जानी चाहिए। कैपिटल, हाँ, और बताओ। ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता, ऑन्टरप्रेन्योरशिप होता है। बोलो, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करो, रिवीजन छूट रहा है, आज लेट हो गए हो। चलो, फिर आउटपुट्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। चलो, एनपीओस के लिए क्या होता है? सोशल बेनिफिट होता है। और हमारे जो बिजनेस का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे मेन क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? और हमारा इकोनॉमिक्स उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है। हमारे इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से ईयर में बुक लिखी थी? 1776। और बुक का नाम क्या था? द, जोर से, रिकॉर्डिंग में आवाज जानी चाहिए। अच्छा, और इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, मीनिंग हाउस होल्ड। फिर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, सब साइलेंट, प्रोसेसेस ऑफ, बाय हाँ हाँ, कोशिश करो। चलो, 2 फंडामेंटल फैक्ट्स बता दो जो डेफिनेशन से निकल रहे थे। कार्स रिसोर्सेज, गुड। फिर हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था? डेफिनेशन इज नैरो, व्हाई? पैंडेमिक्स, उसका मेन रीजन डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। उसका 2 एग्जांपल्स थे, 19 ग्लोबल क्राइसिस 2009। चलो, उसके बाद हमारा एक एग्जाम क्वेश्चन था, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी टैकल्ड बट, नहीं, these can be reliably measured, we can understand them, डिस्कवर द प्रॉब्लम्स और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो। मैंने क्या बोला? हाईलाइटर्स क्यों यूज करना है? कीवर्ड्स हाईलाइट करने के लिए, ताकि बस वो कीवर्ड दिमाग में बैठ जाए। तुम्हारे पेपर में तुम्हें लिखने के लिए नहीं आने वाला, एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू में क्या देखना चाहिए तुम्हें? कीवर्ड देखना चाहिए कि तुम्हें जो ऑप्शन है उसमें तुम्हारे 4 मेन कीवर्ड दिख जाएं और तुम्हें वो ऑप्शन टिक करना है, बस। दैट्स इट। तुम्हें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां जिस सेंटेंस में तुम्हारे 4 कीवर्ड दिख गए वो सेंटेंस तुम्हारा आंसर है। बस ये चीज तुम्हें हाईलाइट करनी है अपने पेपर में। समझ में आ गई बात? चलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम, बुक बंद ही रखनी है अभी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 नाम थे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। उसकी डेफिनेशन, जोर से, सुबह सुबह का टाइम है यार, अब तो एनर्जी ले आओ। हाँ, तो एक ही जना बोलेगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा जो सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस है, डिपेंड्स ऑन गुड डिसीजन मेकिंग, और बेस्ट डिसीजन इज द मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन, गुड। फिर हमारा बिजनेस इज द क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरीज, फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो मैक्रो, आगे नहीं, बैंकिंग थ्योरीज, बिजनेस थ्योरीज। चलो, फिर हमारा एक डेफिनेशन और दी थी, किसने दी थी? बिजनेस इकोनॉमिक्स की जॉन डील ने। क्या डेफिनेशन दी थी? एक हाईलाइट वर्ड बताया था बस, वो याद है तो डेफिनेशन अपने आप याद आ जाएगी। इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, बस इकोनॉमिक एनालिसिस को याद रखना है। देखो, पहली चीज तो डेफिनेशन में 2 बार इकोनॉमिक आ रहा है, फिर 2 वर्ड तो वैसे ही पता चल गए, एनालिसिस और पॉलिसीज। उसके बाद क्या? इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इससे इजीएस्ट डेफिनेशन क्या मिलेगी बताओ? पता चल गई डेफिनेशन? अब याद दोबारा बोलो, जॉन डील ने क्या डेफिनेशन दी थी? पॉलिसीज, बोलो, इन द
गुड। चलो, फिर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब पांचों एक एक पॉइंट बोलते जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि चलो मैं पूछूंगी। स्टार्टिंग आर्ट, माइक्रो एनवायरमेंट, नॉर्मेटिव, जो पॉइंट इसने बोला ना उसी से पॉइंट दूसरा निकल रहा है। गुड। फिर हाँ, एक और है प्रैग्मेटिक इन नेचर। न रोज एक नया वर्ड निकलता है, रोज एक नया वर्ड। कल क्या निकला था? बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स को धंधा थ्योरी। वेरी गुड। चलो, और नॉर्मेटिव के, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव को बेस्ट एक्सप्लेन यहाँ पे आके कौन करेगा बताओ? नहीं, यहाँ पे आके करना पड़ेगा, कैमरा के आगे। जल्दी आओ, कौन उठ कर आएगा, नहीं तो मैं बुलाऊंगी। जल्दी। हाँ, ढंग से एक्सप्लेन करो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, जो बच्चों को समझ में आ जाए ऑनलाइन। आओ आओ, जल्दी आओ। कौन उठ के आ रहा है? कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। जो आ रहा है वो बोलो, बाकी करेक्ट मैं कर दूंगी। आओ। इतना टाइम थोड़ी होता है। कॉन्फिडेंस लेके आओ, मैं क्लास में यही करने वाली हूँ अब। किसी को भी बुलाऊंगी, किसी भी टॉपिक के लिए बोलो। और सीएमए में तो ये होता ही होता है, इंटरमीडिएट में बोलना पड़ता है, भैया से पूछना है चीज। जल्दी आओ, जल्दी। आओ आकाश, आओ। भूल रहे हो तो जितना आ रहा है उतना तो बोलो। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, करेक्ट मैं कर दूंगी, मैं करेक्ट करूंगी, बोलोगे तुम तो दिशाओ। ऐसे ही बोल दोगे, चलो अच्छा वहीं से बोलो। वो कह रहा है ये बहुत शाया है यशिका, इसको बुलाओ। हाँ गुड, आगे। हाँ हाँ गुड। और वैल्यू जजमेंट, अभी उसने पॉइंट बताया, वैल्यू जजमेंट वहां पे नहीं होता, वहां पे वैल्यू जजमेंट हमें मिल जाता है। और एक पॉइंट और है, ये साइंटिफिक अप्रोच देता है, वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं देता। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप बताता है, लेकिन ये रिलेटेड टू वाली अप्रोच बताता है। याद आ गया? और जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों होती है, लेकिन हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को रिलेट करके हमें बता रही होती है। ठीक है, अब हम आगे शुरू करें आज का कॉन्सेप्ट। रिवाइज हो गया सब कुछ, याद हो गया है सब कुछ, दोबारा पढ़ने की तो नीड नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल इसको। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को। रजिस्टर खोल लो सब, चलो। रजिस्टर बनाया? नया? तो आज सबको भैया रजिस्टर्स दे देंगे। यशिका, रजिस्टर जो मिलेगा वो बनेगा। तो आज सबको रजिस्टर्स मिल जाएंगे। कल टाइमिंग भी लेट है, तो कल तक रजिस्टर्स सबके मेंटेन्ड चाहिए। ठीक है, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा शायद से क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो कल कोशिश करना कि आप लोग पूरा वेल प्रिपेयर्ड आओ टॉपिक के साथ, ताकि क्वेश्चंस करने में मजा आए। ठीक है, ताकि इंगेज रहो क्वेश्चंस करने में। ठीक है, चलो करें शुरू। रजिस्टर्स खुल गए सबके, पेन हाथ में आ गए? हाइलाइटर्स कौन कौन लाया है आज? बस दो? चलो गुड। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को बीई लिखूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, जो हमारी इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों सब्जेक्ट्स हम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ी हुई है। पूरी 11th में सीबीएसई बोर्ड में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और 12th में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं। और आईसीएसई बोर्ड में शायद उल्टा होता है, दोनों 12th में पढ़ते हैं। अच्छा, तो पहली होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मैं माइक्रो इको लिख रही हूँ। और दूसरी होती है हमारी मैक्रो इको।
अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है? माइक्रो मतलब छोटा। छोटे से पता क्या चलता है? यानी कि किसी छोटी फर्म के बारे में बात हो रही है, किसी छोटी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो जब भी हम किसी एक छोटी फर्म या एक छोटी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं किसी फॉर एग्जांपल मैं बाहर गई हूँ, मार्केट में गई हूँ, राकेश मार्ग के एरिया की जितनी भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं एक छोटे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ, छोटे ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात कर रही हूँ। ठीक है क्या? जोर से बोलो, मुझे भी मजे लेना दो। हाँ, ठीक है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया कि कितनी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मैं उसकी इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात क्लियर हो गई सबको? अब वहीं पे जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारे नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे डील कर रही होती है। जैसे हमारे नेशनल इनकम, हमारे बैंक के इंटरेस्ट रेट्स, हमारे बैंक के फ्लक्चुएशन रेट्स, हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हमारे इन्वेस्टमेंट के रेट्स, हर चीज जो वो चीज होती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रही होती है। वहीं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील कर रही होती है? हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर है, हमारे स्पेसिफिक प्राइस कहाँ कहाँ पर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किराना मंडी जाओ, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कौन कौन गया है किराना मंडी? गए हो? किराना मंडी गए हो? लड़कियां गई हैं? नहीं गई, लेकिन घर का तो बैकग्राउंड है तो आइडिया होगा। गए हो कभी किराना मंडी? आइडिया है, कुछ सुना है उसके बारे में? किराना मंडी पे अगर 10 दुकान छोड़ के आप रेट भी पता करो ना, तो रेट में डिफरेंस पता चल जाता है। अगर आप कोई नए कस्टमर हो और आप मार्केट में घुसे रहो, ठीक है, आपको एक दुकान वाला सर पे चढ़ा देगा, एक दुकान वाला नीचे गिरा देगा। यानी कि एक दुकान वाला अगर 100 रुपए बताएगा, दूसरी दुकान वाला 80 रुपए बता देगा। ठीक है, पागल बनाने वाला धंधा होता है वहां पे। से सिमिलरली कपड़ों के केसेस में भी यही धंधा होता है। कपड़े अगर आप कहीं, मैं मेरे को याद नहीं आ रही वो जगह, सरोजनी नगर में जहाँ पे कपड़े आते हैं, वहां किलो के हिसाब में कपड़े आते हैं। ठीक है, कि 100 रुपए किलो के अकॉर्डिंग कपड़े आते हैं और वो लोग वहां पे बेचते हैं सरोजनी नगर में। ठीक है, तो वो जो 100 रुपए किलो के हिसाब से कपड़े आते हैं ना, वो हम लोग तो 100 रुपीज पर टॉप खरीद रहे हैं, बट वो लोग क्या खरीद रहे हैं? 100 रुपए केजी में वो कपड़े खरीद रहे हैं। तो वहीं आपको डिफरेंस पता चल गया, मार्केट का डिफरेंस पता चल गया कि उन लोगों की मार्केट वो अलग है और हम लोगों के लिए वो मार्केट अलग क्रिएट हो रही है। तो उन लोगों की जो मार्केट है वो बिल्कुल अलग है और हम लोगों की मार्केट बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर आ गई। यानी कि डिफरेंस ऑफ रेट पता चल गया। उनके लिए जो रेट सेट हो रहा है वो अलग अलग कस्टमर के लिए भी सेट हो सकता है। उसको हम बोलेंगे कि रेट हमारे अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। अगर आप किसी तुराबनगर की दुकान पे चढ़ोगे, आपके अंदर बार्गेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो कस्टमर को 1000 रुपए में भी चेप सकता है, और नहीं तो वो 400 रुपए में भी चेप सकता है। समझ रहे हो बात? कभी करी है बार्गेनिंग किसी ने? बार्गेनिंग तो सबने करी होगी यहाँ पे। सब्जी वाले से तो सबने ही करी होगी बार्गेनिंग। यहाँ पे मम्मियों को तो देखा होगा सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते हुए। बार्गेनिंग बचपन में तो खूब देखा है सब चीजें हमने। तो वही चीज तो सेट हो रही है, प्राइस सेट हो रहा है। तो वो प्राइस को जो हम सेट करते हैं, जो कस्टमर के लिए प्राइस सेट हो रहा होता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेट हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होता है। वहीं अगर मैं बात करूं गाजीपुर मंडी की, वहां पे तो मंडी का रेट सेट होता है ना। अगर आप वहां पे किसी भी एक दुकान में चले जाओ, आलू अगर 10 है तो वो 10 ही मिलेगा हर दुकान पे। किसी भी दुकान पे 9 भी नहीं मिलने का वो आलू। समझ रहे हो आप? वहां पे ये रेट सेट होता है। जो गवर्नमेंट की मंडीज होती हैं, गवर्नमेंट की मार्केट्स होती हैं, वहां पे एक एक रेट सेट होता है। वो एरिया के वाइज डिपेंड करती है। तो वहां पे हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोल आ जाता है वहां पे हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे होते हैं। बात क्लियर हो गई? लिखना शुरू करें इसके बारे में? चलो, छोटा कर लें या नेक्स्ट पेज से शुरू करें? क्योंकि ज्यादा है इसके बारे में कंटेंट। अगले पे कर लेना। दूर से दिखता है? मैं छोटा लिखती हूँ थोड़ा, दिखता है आराम से? इसको ना टैबुलर फॉर्म में ही बनाना। मतलब मैंने तो जैसे अब नेक्स्ट पेज कर दिया, मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ, तुम लोग भी ऐसे ही बनाना। ठीक है, कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेडिंग माइक्रो मैक्रो, और यहाँ पे माइक्रो के बारे में सब कुछ और यहाँ पे मैक्रो के बारे में सब कुछ। ठीक है, और थोड़ा सा खुला खुला बनाना, क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आ रहा नोट्स क्या बनाया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो हमारा डील करता है इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। जितने भी हमारे इंटरनल इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा होता है।
ऑर्गेनाइजेशन में अंदर मैनेजमेंट खराब हो गई, ठीक है, प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई, महंगाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई में कमी आ रही है, तो प्राइस कम कर दो, प्राइस बढ़ा दो, वो सारी चीजें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगा। वहीं जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बैंक में बहुत ज्यादा पैसे डिपॉजिट हो गए, तो बैंक क्या करता है उस टाइम पे इंटरेस्ट को घटा देगा, तो लोग क्या करेंगे, पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो यही सब चीजें जो अपोजिट वे में बैंकिंग सिस्टम चल रहा होता है ना, वहीं इन सब चीजों को रिवॉल्व करता है हमारा क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लिख लो। शॉर्ट फॉर्म समझ में आ जाएंगी। ये ग्रुप है, जीआरपी, ये इंडिविजुअल है, आईएनडी इंडिविजुअल है, इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है कि वो कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात? यहाँ पे हमारी स्टडी हो रही होती है कि ओवरऑल इकोनॉमिक फॉर्मूलाज कैसे वर्क कर रहा है, दूसरा एग्रीगेट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। एग्रीगेट्स का मतलब जब मैं फर्म्स को प्लस गवर्नमेंट को प्लस हाउस होल्ड को मिला दूं तो क्या होता है। और इनकी ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग हो रही है। समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करते हैं। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर में ये चीज दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा एनवायरमेंट है, पेपर में क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा। जो ये कीवर्ड्स लिखवाए हैं इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में। दूसरा, अब जो मैं एग्जांपल्स लिखवाऊंगी वो एग्जांपल पेपर में ऑप्शन देके पूछ लेगा, यानी कि 3 एग्जांपल इसके होंगे, 2 एग्जांपल इसके होंगे, पूछ लेगा ऑप्शन में कि माइक्रो एनवायरमेंट का एग्जाम्पल बता दो, ऑड वन आउट कौन सा है। ठीक है, मतलब ऐसे मिक्स मैच करके क्वेश्चन पुट ऑन करेगा। जितने एग्जाम्पल्स मुझे लगा कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं, मैंने वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बाहर आता है तो एक बार आप फिर भी ओवर को कर लेना।
बुक से, जैसे मैंने कल करवाया। जैसे अब आपको लगा कि वो वैल्यू जजमेंट वाला पॉइंट हाईलाइटेड था, वो मैं एक बार फिर ओवर को कर लूंगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा फिर अगर आज कोई पॉइंट दिखे, गेट बंद कर लो, फिर अगर आज कोई पॉइंट ऐसा दिखे तो फिर से हाईलाइट करके लेकर आना। सब ऐसे ही डीप स्टडी करके रखना एक बार, ठीक है। चल, इसे छोटा करूं, दिख जाएगा आराम से, छोटा करने पर। नहीं हो रहा ये। इसमें हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या बन सकते हैं, अच्छा तुम लोग बताओ पहले, फिर मैं लिखूंगी। बताओ। फैक्टर प्राइसिंग को प्रोडक्ट प्राइसिंग बोलेंगे, और बताओ, जल्दी जल्दी बताते रहो। चुप हो गए सारे, अभी तो इतने एग्जाम्पल दिए थे। कंज्यूमर का बिहेवियर, वही हमारा डिमांड और सप्लाई चेक करवाने में हेल्प करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बताओ। फिर हमारा बिहेवियर ऑफ फर्म्स, वही हमारा कंपटीशन सेट करने में हेल्प करेगा। लिखो, लिखते रहो साथ साथ, नहीं तो मिस होता चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। बताओ एग्जाम्पल दो, कोशिश करो फ्रेम करने के एग्जाम्पल्स को। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वो तो प्राइसिंग में आ जाएगा, क्योंकि वो प्राइसिंग का ही पार्ट बन गया ना। बताओ बताओ। अभी बताया, 4 बार रिपीट किया है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, देखो अगर मैं बात करूंगी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, इसके दो मतलब निकलते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऑल ओवर द कंट्री की अगर बात करूंगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्मॉल सेक्शन की, समझ गए। यानी कि जिस सेक्शन ऑफ फर्म की हम बात कर रहे होंगे, उसी सेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल की हमें यहाँ पे बात करनी होगी। बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे जब एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बताओ, कुछ तो चैप्टर याद आ रहे होंगे। बीओपी, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट बजट, मेरे फर्स्ट चैप्टर ही भूल गए, नेशनल इनकम और सर्कल, यही सारे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनते हैं। सेम सारे टॉपिक्स उठा के हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनते हैं। और इसके बारे में ना हमारी ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये इतनी डीपली बात नहीं करती, मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 चैप्टर इसके ऊपर दे रखा है, दैट्स इट। बट बाकी जो मेन हमारा डिस्कशन रहेगा वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे जो मेन है वो है नेशनल इनकम, फिर है हमारा बीओपी, बीओटी, फुल फॉर्म पता है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड। हमारा बैंकिंग का सारा सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग यहाँ पर आ जाएंगी कि हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी सेविंग है। दिशा आज फिर गलत बैठे हो। ठीक है। अब जो हमारी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ रही होती है। बताओ कैसे जोड़ सकती है।
कैसे जोड़ सकती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, हाँ गुड पॉइंट। और जो हमारे ये वाले डिसीजंस होंगे, तुम्हें नहीं लगता वो यहाँ कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहे होंगे? डालेंगे नहीं डालेंगे? जो यहाँ की सेविंग इन्वेस्टमेंट होगी, बैंकिंग के रेट्स होंगे और हमारा इंटरेस्ट रेट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इफेक्ट नहीं डालेंगे बहुत ज्यादा? तो कहीं ना कहीं जो हमारे माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो इन्फ्लुएंस करती है यहाँ के डिसीजंस को। क्लियर हो गई बात? डिसीजंस को भी प्लस परफॉर्मेंस को भी। चले आगे, लिख लिया? हाँ, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट के ही हाथ में होती है। मतलब अगर कोई डिसीजन बिगड़ भी गया तो वो संभल जाता है, समझ गए? मैनेजमेंट के हाथ हाथ में ही है। चले आगे। गुड। जब इसको फेयर बनाना नहीं तो हाइलाइटर क्यों वेस्ट कर रहे हो फिर? यशिका ने पॉइंट सही दिया। अभी तो बोला कि जो भैया देंगे वो बनाऊंगा। बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं आज। नहीं, इसने भी बोला अभी। जब मैंने बोला कि रजिस्टर पतला है तो बोला नहीं था? पतला है ये। 10 चैप्टर है टोटल, जिसमें यूनिट्स भी हैं। अभी तो इसी की एक और यूनिट है। चले? हो गया याशिका, हो गया? हो गया पीछे तीनों का? चलो, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्कोप, ठीक है? तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक की स्कोप क्या है। देखो, जब हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हम डिटेल में किसका स्कोप पढ़ने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही स्कोप। तो हम बीच में हेडिंग किसकी डालेंगे? डालो। और कल की तरह एरोज निकालते चले जाएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? क्या हो गया? कुछ तो मेरे साथ भी डिस्कस कर लिया करो। नहीं, सारी बातें कर लिया करो, मैं सजेशन अच्छे दे दूंगी फिर, ठीक है? चले? डाल ली हेडिंग? चलो, सबसे पहला हमारा जो इसका वो है ना स्कोप, वो है डिमांड को एनालाइज करना, बस। देखो, व्हाट हैपेंस, डिमांड डिमांड के केस में क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करी है क्या? इसका ये तो नेगेटिव आंसर हो गया, पॉजिटिव आंसर भी तो कुछ हो सकता है। धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर तुम प्रोड्यूसर हो तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा?
हायर प्रॉफिट। तो तुम्हारी जब डिमांड ज्यादा होती है ना मार्केट में, गर्मियों का सीजन आता है, गर्मियों के कपड़े बिकते हैं, सर्दियों के कपड़े कोई खरीदता है? तुम सर्दियों के कपड़ों की प्रोडक्शन करोगे? कोई भी नहीं करेगा। जो गधा होता है ना वो करता है सर्दियों के कपड़ों की प्रोडक्शन टाइम पे। या फिर जिसको पैसा ही नहीं कमाना गर्मियों के सीजन के टाइम पे, कि उसने सोच ही रखी है कि मेरे को सर्दियों के सीजन में पैसा कमाना है, वो करेगा उस टाइम पे अपना प्रोडक्शन को। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ डिमांड की, तो डिमांड जो होती है ना, जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ती है हमेशा प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रिसोर्सेज लिमिटेड, जो यशिका ने पॉइंट बोला दैट वाज कंप्लीटली करेक्ट, कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें डिमांड को कम करने के लिए प्राइस बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। वेराज अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट भी तो कमाना है। अगर डिमांड ज्यादा मार्केट में आ रही है तो भाई मेरे पास तो पैसा कमाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस टाइम पर, राइट? तो मैं तो पैसा कमाऊंगी उस टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। ठीक है, अगर मेरा डिमांड एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट है तो यानी कि मेरी फर्म है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पर ही रहेगी, वो कभी भी डिक्लाइन पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग का मतलब अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को आज ही प्रिडिक्ट कर लेना। कैसे प्रिडिक्ट करोगे? अपनी आज की बैलेंस शीट को देख के ये अंदाजा लगाना कि मैं ऐसे क्या चेंजेस ला सकता हूँ, या मैं ऐसे क्या चेंजेस अपनी बैलेंस शीट में ला सकती हूँ जिससे मेरे फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स बढ़ जाएं। कैसे ला सकते हो वो चेंजेस? कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी मशीनरी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है उसको चेंज करके नई मशीनरी ले आओ, पुरानी मशीनरी हो रही है बेच दो उसको। ठीक है, और क्या पॉइंट ला सकते हो तुम इस चीज में? बताओ, अपने पास से अंदाजा लगाओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट कर दो। और हाँ, लेबर लेबर इंक्रीज कर दो का ना दो पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं। देखो, अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में लेबर की रिक्वायरमेंट है और तुम लेबर इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पे वो करेक्ट पॉइंट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है और तुम बेवजह में लेबर इंक्रीज कर रहे हो ना, तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ रही होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ पैसा जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मशीन जो है वो आउटपुट सिर्फ 10 यूनिट का निकाल सकती है, वो एक बंदा भी निकाल सकता है। एक बंदा तो खाली बैठा है ना, उसके पैसे तो फालतू फ्री फोकट के जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए वो जो एक बंदे के पैसे होते हैं वो हमेशा फ्री के जा रहे होते हैं। इसलिए लेबर को लाना लेके जाना वो डिपेंड करता है कि हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कितनी लेबर है और हमारा आउटपुट कितना निकल रहा है, उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग का एक्सप्लेन करो। चलो एक बंदा उठ के वहीं अपनी जगह पे उठ के एक्सप्लेन कर दो। फिर सारे शांत बैठ गए। अब तो मैंने बोला कि वहीं एक्सप्लेन कर दो, उठो मत, बैठे बैठे कर दो। मैंने ट्रांसलेट करने को नहीं बोला, एक्सप्लेन करने को बोला है। ये तो पॉइंट ट्रांसलेट कर दिया। मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग ये जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ इसके बारे में खुद थोड़ी सी थ्योरी लिख रहे हो नोट्स में? जो चीजें मैं बोल रही हूँ कुछ लिख रहे हो इसके बारे में ताकि तुम्हें याद रहे पेपर के टाइम पे? नोट्स में कुछ ऐसा ऐड कर रहे हो पॉइंट? मैंने इतनी जो चीजें बोली, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो दीदी बोल रही है वो हमें लिखनी चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ, उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हैं कुछ चीजें ऐसी? आकाश ने बोला हाँ, और बताओ चारों। तो लिख क्यों नहीं रहे हो? मैं पूरा पॉइंट रिपीट करूं? डिमांड में क्या होता है मैंने वही तो बोला, इसलिए रिपीट करो तुम लोग। मैंने क्या बोला? यानी कि तुम्हें टेंशन से सुन ही नहीं रहे हो फिर मेरी बात। चलो याशिका एक्सप्लेन करेगी, याशिका को पता है क्या बताया मैंने। जोर से पीछे तक आवाज जाए। हम्म। टेक्नोलॉजी अपडेट कर देना। हाँ गुड, कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग लेबर को लेकर आना। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है, मैंने तुम्हें कल भी ये चीज बताई थी। अगर हम कोई नोट्स में ऐसा पॉइंट लिख रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ मैं लिख नहीं रही हूँ, उसको तुम्हारे रजिस्टर में होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? खाली बैठ के मेरी शक्ल मत देखो। पेपर के टाइम पर मुझे दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें ही दिक्कत होगी। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे नोट्स में कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे नोट्स पता है कैसे वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए? देखो सुनो पहले मेरी बात, अब कॉपी में घुस गए। जो तुम्हारे नोट्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें पेपर के टाइम पे बुक खोलने की ही नीड ना पड़े। समझ रहे हो?
यानी कि जो भी तुम पॉइंट लिख रहे हो उसके बारे में ब्रैकेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीनिंग लिखती हूँ, मैं मीनिंग क्या करती हूँ, ब्रैकेट में लिख देती हूँ। देखा तुम लोगों ने नोट्स में बना रही हूँ कल से, मैं मीनिंग ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ऐसे ही इस पॉइंट के नीचे एक छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, डिमांड के बारे में एक लाइन लिख दो और एनालिसिस के बारे में एक लाइन लिख दो, दैट्स इट। ताकि तुम्हें बस जो एग्जाम्पल ही हमने बोला, टेक्नोलॉजी अपडेट का एग्जाम्पल बोला, तुमने खुद जो एग्जाम्पल बोला वो एक एग्जाम्पल ब्रैकेट में डाल दो, ताकि तुम्हें क्लास में जो हमने टॉपिक रिवाइज किया ना वो याद आ जाए, रिकॉल हो जाए कि अच्छा क्लास में दीदी ने ये एग्जाम्पल इस टॉपिक का बताया था। समझ रहे हो? अब मैं बोर्ड पे लिखूंगी ना तो तुम्हारे लिए लिखने का कंटेंट बढ़ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि दीदी कितना ज्यादा लिखवा रही है, जबकि नोट्स में इतने लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हारे लिए। खुद से चाहे वो पेंसिल से लिखो, ताकि तुम्हें पेपर के टाइम पे वो चीजें रिकॉल होती चली जाए। नहीं तो अगर सिर्फ ये पढ़ोगे ना तो पेपर में रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अगर बुक में अगर मैं पढ़ाती तो बुक में भी तो मार्क कर करके लिखते कुछ ना कुछ, वही तुम्हें नोट्स में करना और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गई बात? हो गई पांचों को? चलो नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। क्या मतलब पता चलता है इससे, बताओ? कॉस्ट में प्रोडक्शन होना, देखो प्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा, डिमांड एनालिसिस अलग कॉन्सेप्ट है, फोरकास्टिंग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये डिमांड एनालिसिस अलग कॉन्सेप्ट है और ये फोरकास्टिंग जो है हमारा प्रॉफिट पे बेस्ड है। याद आ जाएगा? ठीक है, वहीं जो हमारा प्रोडक्शन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और कॉस्ट एनालिसिस हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। जो प्रोडक्शन है वो एक अलग चैप्टर है ना हमारे बुक में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अलग चैप्टर पढ़ते थे ना प्रोडक्शन का, और कॉस्ट का एक अलग चैप्टर होता था। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या पढ़ते थे, किसका रिलेशनशिप पढ़ते थे हम? वो तो हमारे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हो गए। वो रेवेन्यू हो गया, वो कॉस्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ही अलग हो गए, दोनों चैप्टर ही अलग हो गए। प्रोडक्शन अलग चैप्टर है, रेवेन्यू अलग चैप्टर है, कॉस्ट अलग चैप्टर है, तीनों को कंबाइन करके एक बना दिया। लेबर, लैंड, कैपिटल, हाँ कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर टुकड़ों में। चलो मैं बता देती हूँ, प्रोडक्शन होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। जितना हम इनपुट डालेंगे और हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है वो हमारा डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। मैं क्या बना रही हूँ उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कपड़े बना रही हूँ तो मेरा धागा, ठीक है, मेरा क्या नाम है, बटन्स, मेरा छोटी छोटी जो चीजें कपड़े बनाने में चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वुलन चीजें बना रही हूँ तो मेरा जो निटिंग का मटेरियल होता है वो सारा मेरा रॉ मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, तो वही मेरा वो सारा रॉ मटेरियल मेरा इनपुट होगा और मेरा जो स्वेटर होगा वो मेरा आउटपुट बन जाएगा। तो वो प्रोडक्शन जो है वो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स होता है। वही जो अगर मैं बात करती हूँ कॉस्ट, तो कॉस्ट जो हमारी बात करती है वो कॉस्ट में बेसिकली हेल्प करती है कि मेरी कितनी लागत लग रही है, मेरा बिजनेस में मेरा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा रहा है। देखो प्रॉफिट बहुत बाद में आता है, प्रॉफिट कमाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, वो जो पैसा हम लगा रहे हैं वो मेरी कॉस्ट है, कहाँ पेज, वो मेरी कॉस्ट होती है। ठीक है, अब जब मैं बात करती हूँ कॉस्ट और प्रोडक्शन की, तो मेरा कॉस्ट भी मेरी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, मेरा प्रोडक्शन भी मेरी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं किस बेस पे कर रही हूँ, मैं मशीन के बेस पे कर रही हूँ या मैं लेबर से वो करवा रही हूँ या फिर मैं कैसे वो प्रोडक्शन करवा रही हूँ, मेरी कॉस्ट पे है। ठीक है, अगर मुझे लेबर वाला सस्ता पड़ेगा तो मैं लेबर से करवाऊंगी, वहीं अगर मुझे मशीनरी सस्ती पड़ेगी तो मैं मशीन से वो चीज करवाऊंगी। ठीक है, तो वहां पे मेरी जो प्रोडक्शन है वो भी मेरी किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट पे डिपेंड करती है। इसके बारे में लिखना है कुछ तो लिख लो 1 मिनट का टाइम लेके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ये तुम लोग अभी अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, जो अभी तुम फाउंडेशन में ही अकाउंट्स पढ़ोगे, और जब तुम इंटरमीडिएट लेवल पर आओगे तो तुम एडवांस अकाउंट्स में भी इन्वेंट्री का प्रॉपर एक एएस होता है, AS2, उसमें भी तुम ये पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के नाम से पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एएस होता है, उसमें हम डिपेंड करते हैं कि हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक को, वो बताता है हमें कि हम अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से डील करते हैं।
ठीक है, कॉस्ट पे, ये एनआरवी, ये सब चीजें तुम पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं इसके बारे में देखो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसका तुम्हारे इकोनॉमिक्स से कोई इतना खास रिलेशन नहीं है। बट तुम्हारी इन्वेंट्री 3 तरीके की होती है, तुम्हारी बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड योर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या, जो भी आधी बनी हुई इन्वेंट्री तुम्हारी रखी हुई है, यानी कि जब ईयर क्लोज होता है, अभी हमारा ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च को, ठीक है, तो हमारा जब ईयर क्लोज होता है तो हमारे कुछ ना कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे प्रिपेयर होकर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो जो आधे अधूरे प्रिपेयर होकर जो गुड्स रखे हुए हैं वो हमारी WIP का पार्ट बनता है। तो इसमें अगर कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना है तो बस वो ये याद कर लो, WIP, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पॉलिसी हमें बताता है कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल मेरा मार्केट में कंपटीशन कैसा है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट इसका जो एग्जांपल मुझे लगता है वो लगता है कपड़ों की इंडस्ट्री का, ठीक है। मेरे रिलेशन में एक ताऊजी है, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे कपड़े बनते हैं, जो ये नाइकी और प्यूमा ये सब के जो कपड़े मैन्युफैक्चर करके भेजे जाते हैं, वो कपड़े टी-शर्ट्स वो बनाते हैं, और उन पे सिर्फ लोगो प्रिंट होके और वो उनके आउटलेट्स पे सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वो टी-शर्ट नॉर्मल होती है, उस पर यहीं पे नाइकी का लोगो लग जाता है, यहीं पे प्यूमा का लोगो लग जाता है, यहीं पे H&M का लग जाता है, यहीं C&M का लग जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगोज लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसका ब्रांड प्राइस सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि सेम टी-शर्ट की वैल्यू किसी की 5,000 है, किसी की 100 रुपए है, किसी की 1,000 है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, समझ गए। वही कंपटीशन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई टी-शर्ट वो अगर ताऊजी मुझे लाके दे रहे तो मुझे कितने की पड़ रही है, 150 रुपए की, लेकिन वहीं अगर मैं नाइकी पे खरीदने जाऊंगी तो मुझे वो टी-शर्ट कितने की पड़ रही है, 5,000 रुपए की, समझ गए। तो कंपटीशन कैसे क्रिएट होता है, ऐसे क्रिएट होता है कि सेम ब्रांड पे से अलग अलग ब्रांड्स पे सेम कपड़ा तुम्हें अलग अलग प्राइस पे मिलता है, तो वही तुम्हारा कंपटीशन डिसाइड कर रहा होता है। अगर तुम्हारा कंपटीशन स्ट्रांग होता है तो तुम्हें अपने प्राइस लेवल भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये होता है तो क्या होगा, लोग दूसरे ब्रांड पे जाके वो सेम कपड़ा खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, साइज सेम है, फैब्रिक भी सेम है, हर चीज सेम है, बस क्या फर्क है, लोगों का ही तो फर्क है। लोगों को लोगो थोड़ी दिखाना। अब बहुत हाई क्लास जो लोग होते हैं वो करते हैं वाली पागलपंती, जो करते हैं कि लोगो ही दिखाना है, मुझे नाइकी का ही दिखाना है, करना है, वो करना है। बाकी जो मिडिल क्लास सोच होती है या फिर अपर मिडिल क्लास या जो बनिया सोच होती है, वो तो यही सोचती है ना कि हमें तो कपड़ा पहनना है, सस्ता मिल रहा है वो पहन लो, वो वाली चीज होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर प्राइसिंग पॉलिसी होता है वो बेसिकली हमारा कंपटीशन के बारे में बात कर रहा होता है, इसलिए दोनों चीजें हमारी लिंक होती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारी बात आती है किसकी, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट कर रही हूँ, यानी कि मेरे जो टोटल रिसोर्सेज है जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको किस तरह से बांट रही हूँ, किस तरह से कितने मैनेजमेंट के केसेस पे बांट रही हूँ। ये बात कैसी आ रही है? आवाज नहीं आ रही बीच बीच में चू 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 की? है ना, आई थी ना, 2 बार आई है बीच में। चलो ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या हो गया कि किस तरह से मैं अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही हूँ ताकि उनका बेस्ट यूजफुल आउटपुट में निकाल सकूं, ठीक है। फिर आता है हमारा थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, ठीक है, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं बताओ? कैपिटल क्या होती है? जो पैसा लगाया उसके ऊपर डिसीजन हो गया कैपिटल डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है चीजों को। देखो अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है ना, तो मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपने पास वो पैसा रखूंगी तो वो पैसा खर्च ही होगा, या फिर वो पैसा रखा रहेगा, रखे रखे तो बढ़ेगा नहीं,
ठीक है, या फिर मुझे बैंक में रखना पड़ेगा या उसकी एफडी करवानी पड़ेगी, उसमें भी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो इससे अच्छा लोग क्या करते हैं, आज की डेट में शेयर्स खरीद लेते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बैंक की जो अलग अलग और पॉलिसीज होती है, जो बैंक के शेयर्स निकलते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें करने में ही हमारा फायदा होता है, उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना। इसके लिए कंपनी जो होती है वो अपनी मैनेजमेंट टीम को हायर करती है, उस मैनेजमेंट टीम के साथ बैठ के डिसीजन लेती है कि कौन सी कंपनी में कितना पैसा कितने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। उन सब डिसीजंस को टोटल में हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना। कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का मेन जो मार्जिन बेसिक वे में निकलता है वो होता है 10 या 20% स्टार्टिंग में, कि हम अपने प्रॉफिट का इतना ही पोर्शन इन्वेस्ट करेंगे शुरू में। क्योंकि देखो सारा प्रॉफिट तो उठा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर्स तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर प्रॉफिट 50 होता है तो फिर नेगेटिव भी 50 जाने के चांसेस उतने के उतने ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो तुम्हें भी पता होगी। कोई करता है, इन्वेस्ट करता है यहाँ पे? कोई भी नहीं करता। करते हो शेयर्स में या ट्रेडिंग करते हो? शेयर्स में कब से? जब से पैन कार्ड बना है। गुड, करा करो ये सब चीजें, सीखा करो। नहीं तो पापा के डीमैट अकाउंट से करा करो ना। मैं सही बताऊं, मैं सिर्फ बोलती हूँ, करती मैं भी नहीं हूँ, पर मुझे सीखना है, ये मुझे बहुत मन है सीखने का। अभी मैं थोड़ा इंटरमीडिएट से फ्री हो जाऊंगी, मैं तब सीखूंगी इस चीज़ को। यूट्यूब पे है, पूरे कोर्सेज डले हुए हैं इस चीज़ के। मुझे भी डिसीजन लेने नहीं आते, बट मुझे भी सीखना है ये करना, इन्वेस्टमेंट करना। ट्रेडिंग करता है, अगर उज्जवल को कोई जानता हो यहाँ पे, जानते हो उज्जवल को? वो करता है, ट्रेडिंग भी करता है, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है इन चीज़ों से। मतलब अपने तुम शेयर्स को, मतलब अपने मनी को तुम काफ़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो इन चीज़ों से। हाँ, सब करते हैं आज की डेट में। मेरी फैमिलीज भी सब सब करते हैं, सब करते हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एनालिसिस। एक बार बाहर देखना, भैया आ गए क्या? देख के आओ बाहर, एक बार भैया आ गए क्या? नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एनालिसिस में होता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट की प्लानिंग करना। अब तुम लोग कहोगे कि फोरकास्टिंग करना और प्लानिंग करने में क्या डिफरेंस आ गया? दोनों में डिफरेंस है। फोरकास्ट करना यानी कि मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, वेयर एज प्लानिंग करना एक प्रॉपर तरीके से प्लान बनाना। तुम लोगों ने कंट्रोलिंग पढ़ा है ना बिजनेस में? बिजनेस में तो कंट्रोलिंग में क्या पढ़ते थे हम? कंट्रोल करना। नहीं, इतना तो नहीं होता था, बहुत ज्यादा होता था इससे। स्टाफिंग तो उससे पहले का प्रोसेस है। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लान सेटअप करना, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एनालिसिस करना। कि हमारा जो प्रॉफिट अब आया उसको अंडरस्टैंड करो, उसको देखो कि हमने वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे रिलेशन में एक है मेरी कजिन, वो बोलती है कि अगर मैं आज इस ईयर में 1 लाख रुपीज कमाती हूँ तो मेरा टारगेट रहता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर से वो डबल करना है। समझ गए? यानी कि अगले साल कितना करना है? 2 लाख। उसके अगले साल कितना करना है उसको? 4 लाख। उसके अगले साल कितना करना है? 8 लाख। यानी जितना वो कमा रही है अगले साल उसका डबल करना है उसको। और वो ये चीज 8 साल से करती आ रही है। समझ रहे हो? तो वो कितने लाखों में खेल रही है इस टाइम पे। उसने स्टार्टिंग की थी 2 लाख से, और वो 8 ईयर से चीज करती आ रही है, और वो अपने टारगेट्स को अचीव करती है, जबकि उससे डबल ही कर रही है वो टारगेट अचीव। एंड शी इज अ साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। बताओ, बात ये होती है कि तुम्हारे टारगेट्स कितने होते हैं और तुम किस तरह से उसे अचीव कर सकते हो। और ये टारगेट अब तुम भी अचीव कर सकते हो, कि तुम अपना एक टारगेट लगाओ कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने हैं फाउंडेशन में, और उस टारगेट को अचीव करो। और जितना हाई टारगेट रखते हैं ना, हमेशा उतना हाई अचीव होता है। अगर तुम टारगेट रखोगे तुम्हें सिर्फ पास होना है, होगे ही नहीं। गारंटी लिखवा लो, मैं लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे साइन करके। अब मैं इसका तुम्हें एक सटीक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं थोड़ा टॉपिक से अलग जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, 12th क्लियर हुई थी। 12th क्लियर होने के बाद मई में अटेम्प्ट था, 12th क्लियर हुई थी मार्च एंड में, यानी कि कितना महीना मिला? 1.5 महीना प्रिपरेशन का। ठीक है, मतलब जून में एग्जाम्स थे, और वही मई तो ऐसे ही चला जाता है, वही टेस्ट वगैरह इन सब चीज़ों में। तो अप्रोक्स 1.5 महीना ही मिला था प्रिपरेशन करने के लिए।
और भैया ने भी, सबने मतलब ये बात है कि बस पास हो जाओ बहुत है, बस पास हो जाओ बहुत है, नंबर क्या ही आएंगे जब 1.5 महीने की प्रिपरेशन है। तो होता है ये, और हमने भी यही सोचा था कि यार पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, नंबर तो क्या ही लाएंगे, 1.5 महीने की तो प्रिपरेशन है। नॉर्मल एक सोच यही होती है, मेंटालिटी यही होती है, ठीक है। और हम तीन बच्चों ने अटेम्प्ट दिया था, हमें से सिर्फ एक का क्लियर हुआ था, हमें से 2 का रह गया था। और ये चीज मेरे साथ पहले भी हो रखी है, अगर तुम टारगेट लगाओगे ना कि तुम्हें 100 में से 98 मार्क्स लाने हैं, जब जाके तुम 90% अचीव कर पाते हो। अगर तुम टारगेट लगाओगे तो तुम्हें सिर्फ पास ही होना है, भैया नमस्ते, अगर तुम टारगेट लगाओगे तुम्हें सिर्फ पास ही होना है, तो तुम पास तक भी नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? इसलिए अगर तुम टारगेट लगाओगे तुम्हें 400 में से एटलीस्ट 350 लाने हैं, तब जाके तुम कितने ला पाओगे? 300। बात क्लियर हो गई? और कितने चाहिए होते हैं? 200। अब जब तुम्हारा टारगेट ही 350 का है तो तुम तो पास तो आराम से ही हो जाओगे, और अभी तो बहुत टाइम है। बात क्लियर हो रही है? और कोई भी टीचर तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे साथ प्रिपरेशन करवाने में तुम्हारी हेल्प नहीं छोड़ रहा। बताओ, कोई भी है अभी तक? तुम्हें जो लगा, आज अभिषेक भैया का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा तो तुम्हें उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा। और तुम लोग तो पढ़े हुए भी हो अभिषेक भैया से, सब भी पढ़े हुए हो शायद, है ना? सब पढ़े हुए हो अभिषेक भैया से, सबको पता है वो भी कैसे है, ठीक है? तो सबको और कन्हैया भैया से भी तुम लोग मिल रहे हैं, मुझसे भी सब मिल रहे हैं। अब मुझे सही सही बताना, किसी से भी डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगी? बात क्या है, इतने से एफर्ट तुम्हें डालना है, बाकी एफर्ट टीचर्स डाल रहे हैं, है कि नहीं है? तो टारगेट कितना रखना है? 350 सबका, या थोड़ा कम? पक्का? कितने तक ले आओगे? कोशिश कितनी रहेगी लाने की? 350। गुड। कितनी रहेगी कोशिश? जोर से बोलो। गुड। ये स्पिरिट चाहिए, ठीक है। अब शुरू करें दोबारा हमारा टॉपिक, चलो। फिर हमारा आता है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हमारा कंट्रोलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और तुम्हारे में पूरी इकोनॉमिक्स में कंट्रोलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड में, ठीक है। सीएमए वाले लास्ट में जो मैनेजमेंट का पार्ट है ना, वो पूरा कंट्रोलिंग का, उसमें भी पूरा प्रोसेस आ रहा है। मैनेजमेंट में पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो तुमने बिजनेस पढ़ी थी 12th में, वो पूरी दोनों बुक है, उससे बाहर कुछ नहीं है। दोनों बुक एज इट इज उठ के वही है, जो मैं पढ़ाऊंगी वो सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं है। 1 या 2 चीजें होंगी, वो भी कम ही होंगी, ज्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं अलग से टाइम दूंगी 1-2 दिन का, ठीक है। फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, बताओ? मिनिमाइज करने के लिए। और अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं? हाँ, रिस्क होते हैं जो थोड़े से प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये तो होगा ही होगा, या मतलब नॉर्म, जैसे हमारा नॉर्मल लॉस होता है, हमें पता ही है कि कहीं ना कहीं ये तो आना ही आना है। वही अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? अचानक से आ जाना, अनसर्टेनिटी हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी हो जाना। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, अपने पास एक छोटू सा प्रोविजन बना के रखो, अगर तुम्हारे साथ फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो तुम उसको कैसे ही एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर किसी को बताओ बैंकॉक में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, पता है? सबको अवेयरनेस है इस चीज की? नहीं है। बैंकॉक में बहुत ही मेजर अर्थक्वेक आया था, कि बहुत ऊंची बिल्डिंग, काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिरी भी हैं, और काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में जो टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल से उनका पानी नीचे भी आया है, ठीक है। काफी मेजर अर्थक्वेक था, मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा कितना था, बट उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी का एनालिसिस। हाँ, और मेरी दीदी और जीजू गए हुए अभी थाईलैंड घूमने, उनकी टिकट्स थी, उन्होंने कैंसिल करवाई है बैंकॉक की। हाँ, यहाँ पे भी जब बहुत तेज था वो, तो सोचो वहां पे कितना ही होगा। तो बहुत वो है। वाइंड अप करें फिर टॉपिक? ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच रहा है, बट कल हमारी लंबी क्लास है, 2 आवर्स की क्लास है, कल ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली पूरा फिनिश हो जाएगा। मेजर कोई नहीं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मतलब परसों वाली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में इतना टाइम फिर भी नहीं लगना। इस वीक में नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास वाइंड अप करते हैं, चलो।